हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभिषेक्स बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डॉबर्नियर ट्रायड्स को, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को, और इवन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन भी हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया था। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पार्ट 2, है ना। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे पार्ट 2 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और एक तरीके से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है उसका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था उसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं वो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में मैंने पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्चुअली समझाया है कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आप उस वीडियो को पहले देखें फिर इस वीडियो पे आएँ तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे, है ना। मैं क्विक रिविजन कर देता हूँ आपका कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो उस समय पे टोटल 63 एलिमेंट्स वर नोन। 63 एलिमेंट्स जो थे वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड थे, ठीक है। अब इन 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, उनका क्लासीफाई किया, उनकी ग्रुपिंग करी, और इस ग्रुपिंग का जो बेसिस था, है ना, ये जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो क्या था, मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले एलिमेंट के बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास पहले एलिमेंट से ज़्यादा होगा, मतलब एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज हुए यहाँ पे भी। दूसरी बात क्या है कि मेंडलीव का जो दूसरा बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो क्या था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया। रिएक्शन के बाद ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनी, उनकी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला स्टडी किया। जिन एलिमेंट्स की ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला सेम आ रहा था उनको मेंडलीव ने एक साथ ग्रुप किया। ये मैंने आपको नटशेल में बताया, शॉर्ट में बताया कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेंडलीव का क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, ठीक है। बहुत अच्छे से एक यूनिक तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने इस टॉपिक को डील किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने बात करी है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि अगर आप यहाँ पे इस वीडियो में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेंडलीव वॉज द साइंटिस्ट हु वॉज एबल टू क्लासीफाई all the elements, who was able to group the elements in a very systematic form, है ना, and not only the systematic form, in tabular form। एक टेबल अरेंज करके दी, एक टैबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया पहली बार। उनसे पहले जो अटेम्प्ट्स हुए थे कहीं पे भी आपको टैबुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, पहली बार एक टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट मिला मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बच्चे अगर हम टेबल की बात करें, है ना, तो जो वर्टिकल कॉलम्स थे, वर्टिकल मतलब जब आप टॉप से बॉटम जा रहे हो वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स जो थे उन वर्टिकल कॉलम्स को मेंडलीव ने क्या कहा, इन वर्टिकल कॉलम्स को मेंडलीव ने कहा ग्रुप्स, है ना। जाहिर सी बात है वर्टिकल कॉलम है तो आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स को मेंडलीव ने कहा ग्रुप, ठीक है। और फिर आप हॉरिजेंटली भी मूव करोगे कि टेबल में, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल रोज थी इनको, हॉरिजेंटल रोज को मेंडलीव ने क्या कहा, पीरियड्स कहा, ठीक। अब अगर हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात करें बच्चों, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आप वर्टिकल कॉलम की बात करो तो टोटल हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स, या वर्टिकल कॉलम्स को आप ही क्या कह रहे हो, ग्रुप्स कह रहे थे। तो इस तरीके के मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप्स की बात करो तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने थे या वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, तो टोटल आप
कह सकते हो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज़ 8 वर्टिकल कॉलम्स, और इन वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप कहा, तो टोटल 8 ग्रुप्स वर देयर, है ना, या आर देयर, आज भी हैं, तो 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर हम हॉरिजेंटल रोज की बात करें तो टोटल इनके पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड्स आर देयर, हॉरिजेंटल रोज जिनको उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया, ठीक है। तो अगर आप हॉरिजेंटली मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो उसको पीरियड कहा, टॉप टू बॉटम जाते हो, ठीक है, तो उनको इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स जो है इनको उन्होंने ग्रुप्स कहा, ठीक। ये तो बात हुई ग्रुप्स और पीरियड्स की। एक बात मैं बता दूं कि वो एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में प्लेस हैं, है ना, वो एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में प्लेस्ड हैं, वो एलिमेंट्स केमिकली सिमिलर हैं, मतलब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं केमिकली सिमिलर हैं। केमिकली सिमिलर कहने का मतलब ये है कि द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एज वेल एज हाइड्राइड इट्स सेम। अब केमिकल फार्मूला उनकी ऑक्साइड और हाइड्रेट्स का सेम क्यों आ रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं आप जानते हो कि केमिकल फार्मूला सेम कब आता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि केमिकल फार्मूला सेम कब आता है, जब वैलेंसी सेम हो, ठीक है। तो एक ग्रुप में मेंडलीव ने, ये कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था जो पहली बार यूज़ हो रहा है, कि एक ग्रुप में मेंडलीव ने एलिमेंट्स को, क्योंकि क्लासिफिकेशन का हमारा मकसद ही क्या है, एलिमेंट को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करें। और केमिकल प्रॉपर्टी कब पता चलेंगी? जब आप किसी रिएक्शन को कराओगे, है ना, जब कोई रिएक्शन होती है तो कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं तो उनका फार्मूला होता है, और जिन कंपाउंड्स का फार्मूला सेम आ रहा है इसका मतलब, है ना, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके सेम फार्मूला दे रहे हैं जो भी एलिमेंट्स, इसका मतलब सबका रिएक्शन करने का तरीका एक है, सबकी वैलेंसी सेम है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मेंडलीव ने एक ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी, जिनकी ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला सेम था। जैसे अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए उनकी ऑक्साइड्स का फॉर्मूला, अगर एलिमेंट को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी एनसीईआरटी में आर से रिप्रेजेंट किया है तो आप उसको भी देख सकते हो। अगर हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो आर से ही कर ले रहे हैं, ठीक है, हाँ एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ एनसीईआरटी में, हाँ बिल्कुल आर से रिप्रेजेंट किया है, आर स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप में वो एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनकी ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है, R2O टाइप आ रहा है, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो उनकी ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O टाइप बनेगा, ठीक है। और अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड्स का फॉर्मूला RH टाइप बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी ग्रुप में मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, अब ये R2O क्यों लिखा है इसको बता रहा हूँ। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फिगरेशन 281 होगा, ठीक है, वैलेंस 281 होगा, तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो चूंकि वो अपना ऑक्टेट एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पूरा कर रहा है तो उसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, +1। आपको पता होगा भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फिगरेशन 26 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी -2 होगी। अब आप जानते हो हम फॉर्मूलाज कैसे फाइंड करते हैं, वैलेंसी इसका क्रिस क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो सोडियम का ऑक्साइड बन रहा है उसका फॉर्मूला देखिए क्या आ रहा है, N2O, है ना। तो कहने का मतलब है कि N2O, या आप इसको सोडियम की जगह आप इन जनरल R वर्ड यूज़ कर रहे हो एलिमेंट के लिए, तो फार्मूला क्या बन रहा है, R2O टाइप, ठीक है। तो आप जानते हो कि भाई जो फर्स्ट ग्रुप है सोडियम इसी में प्लेस है, लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, फर्स्ट ग्रुप में हैं। क्यों है? क्योंकि उनका जो ऑक्साइड है उसका फार्मूला क्या आएगा, N2O टाइप आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डील कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख करके फिर इस वीडियो पे आइए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक ग्रुप में उन्होंने उन एलिमेंट्स को रखा जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रहे थे, या जिनकी कहीं ना कहीं, है ना, जिनकी कहीं ना कहीं वैलेंसीज सेम थी, है ना। दोज एलिमेंट हु हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों है, बिकॉज दे हैव सेम वैलेंसीज, ठीक है।
तो सेम ग्रुप में किन एलिमेंट को प्लेस किया गया, जिनकी वैलेंसीज जो थी, वैलेंसी क्या थी, सेम थी। अगर वैलेंसी सेम है तो आप जानते हो कि वैलेंसी सेम है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अगर वैलेंसी सेम है तो कंपाउंड का फॉर्मूला भी सेम आएगा। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो जितने भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे वो इस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, इस टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे और इस टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक, अब एक बात और है ना, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलती है कि मेंडलीव ने क्या किया, अपने ग्रुप्स को, है ना, एक्सेप्ट 8th ग्रुप, है ना, जो ग्रुप्स थे मेंडलीव ने अपने जो ग्रुप्स हैं एक्सेप्ट 8th ग्रुप्स को फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप विद इन ग्रुप की बात करी जा रही है। ठीक है, करिए उन्होंने ग्रुप के अंदर ही ग्रुप क्रिएट करे और उनको सब ग्रुप कहा। ठीक है, तो जो सब ग्रुप क्रिएट किए उनको उन्होंने सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी कहा। ठीक है, जैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी में, है ना, पेज नंबर 83 पे देख भी सकते हो, है ना, कि जैसे अगर आप देख सकते हो कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में सब ग्रुप ए और बी हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट ग्रुप है इसी में ए और बी करके इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब ए में इन्होंने किसको किसको प्लेस कर दिया है, आप देख सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, आप देख सकते हो। और सब ग्रुप बी में आप देख सकते हो इन्होंने, है ना, फर्स्ट ग्रुप के बी सब ग्रुप में इन्होंने प्लेस किया हुआ है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को, है ना। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आपके बी सब ग्रुप में, मतलब इन्होंने ऐसा कोई डिवीजन नहीं किया, लेकिन बी सब ग्रुप में इन्होंने प्लेस किया हुआ है। देखिए, कॉपर को भी यहीं प्लेस किया हुआ है, सिल्वर को भी यहीं प्लेस किया हुआ है, और मतलब ग्रुप तो सेम है बट ग्रुप के अंदर सब ग्रुप है। अब ये सब ग्रुप क्यों क्रिएट किए, इसलिए क्रिएट करें क्योंकि ये जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं आप खुद जानते हो ये भी मेटल्स हैं, बट इन मेटल्स की प्रॉपर्टी इन मेटल की प्रॉपर्टी से काफ़ी डिफरेंट है। तो विद इन द ग्रुप इन्होंने सब ग्रुप क्रिएट किए, है ना। क्यों किए, क्योंकि ऑल्दो इनकी वैलेंसीज सेम है, तो इनके जो कंपाउंड्स होंगे उनका फॉर्मूला सेम है, इनके जैसा ही होगा, इन मेटल्स के जैसा ही होगा, लेकिन फिर भी आप जानते हो दे आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स और दे आर नॉट दैट मच रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो इनसे अलग प्लेस किया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ ग्रुप विद इन ग्रुप्स या सब ग्रुप्स का, मतलब हर ग्रुप में 8 ग्रुप को छोड़ दिया जाए, तो इन्होंने सब ग्रुप्स डिवाइड करे और उनको ए एंड बी नाम दिया। ठीक, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी से देख सकते हो, पीरियोडिक टेबल आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 83 पे मेंडलीव का पीरियोडिक दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो बात हुई इनके पीरियोडिक टेबल की। ठीक, एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया, डिटेल्ड आप अपनी बुक से लिख सकते हो। ठीक है, बुक अपने साथ रखिएगा, तभी सेल्फ स्टडी भी करते चलिएगा, तभी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, अब बात करते हैं, ठीक है, कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, है ना, अब एग्जाम में आता है कि भाई बताइए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, पॉजिटिव्स क्या थे, नेगेटिव्स क्या थे, अचीवमेंट्स क्या थे, लिमिटेशंस क्या थे। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनका एक समरी भी ले लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आप कह सकते हो एडवांटेजेस या अचीवमेंट्स, आप इसको अचीवमेंट्स कह दो, आप इसको एडवांटेज कह दो, है ना, आप इसको पॉजिटिव्स कह दो। ठीक है, पॉजिटिव्स किसके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो पहले हम अचीवमेंट डिस्कस कर रहे हैं, एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं, फिर डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहला एडवांटेज जो आता है ना, वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। पहला एडवांटेज तो यही है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेंडलीव वाज द साइंटिस्ट हु वाज एबल टू क्लासीफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम, है ना। उस समय के जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनको पहली बार मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल था जो क्लासीफाई करने में सफल हुआ। ठीक है, ही वॉज एबल टू क्लासीफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम इन अ वेरी सिस्टमैटिक टैबुलर फॉर्म। तो एलिमेंट्स का टैबुलर अरेंजमेंट आपको पहली बार मेंडलीव के ही पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। ठीक है, सो इसको लिख देते हैं, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, या ऐसे लिख देते हैं, मेंडलीव वॉज एबल टू क्लासीफाई, मेंडलीव was able to classify, was able to classify, क्लासीफाई का मतलब आप जानते हो ग्रुप,
है ना, मेंडलीव वाज एबल टू क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स, क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स of that time in a very systematic, या आप कह सकते हो साइंटिफिक वे में उन्होंने बहुत तरीके से किया, है ना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, इन अ वेरी सिस्टमैटिक टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो पहली बात, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उस समय के सबको वो क्लासीफाई करा उन्होंने, ठीक है, और ना सिर्फ क्लासीफाई किया, एक बहुत ही सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासिफिकेशन दिया, और एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, ग्रुप्स और पीरियड्स के फॉर्म में अरेंज किया, ठीक। दूसरा आते हैं इनका एडवांटेज, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है कि आप यहाँ से मेंडलीव की फोर साइटेडनेस को देखोगे, है ना, दूरदर्शिता को देखोगे मेंडलीव की, और यहाँ से मेंडलीव नहीं, मेंडलीव बाबा होने वाले हैं, है ना, क्योंकि मेंडलीव बाबा कुछ भविष्यवाणियाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम मेंडलीव की कुछ भविष्यवाणियाँ देखते हैं, मेंडलीव ने कुछ प्रेडिक्शंस किए, उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो क्या हुआ कि मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया, इसको हम और डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, पहले लिख लेते हैं। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, है ना, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल for the elements, for the undiscovered elements, है ना, ऐसा लिख देते हैं, for the undiscovered elements, ठीक है। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़े, है ना, जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो कई जगह उन्होंने गैप्स छोड़े, ब्लैंक्स छोड़े, है ना। क्यों छोड़े? कि उन्हें ऐसा लगता था कि आज कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो डिस्कवर्ड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये एलिमेंट जब डिस्कवर होंगे तो इन्हें मेरे पीरियोडिक टेबल में आसानी से प्लेस किया जा सके, है ना, बिना डिस्टर्ब किए हुए, किसी भी एलिमेंट के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किए बिना, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किए बिना, जब वो एलिमेंट डिस्कवर हो तो मैं उन्हें वहाँ पे प्लेस कर सकूँ, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़े, किसके लिए? वो एलिमेंट्स जो उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। अब देखिए बहुत बड़ी बात है ना, कहीं ना कहीं मेंडलीव को ये आइडिया हो चुका था कि भले ही कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी डिस्कवर नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मैनकाइंड को, ह्यूमंस को एक चैलेंज भी दिया कि अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, आप खुश मत हो जाइए कि इतने ही एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स हैं जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, आप उन्हें डिस्कवर करने की कोशिश करिए। मेरा पीरियोडिक टेबल ये कह रहा है कि अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होना बाकी हैं, आप उनको डिस्कवर करने की कोशिश करिए। तो व्हाट ही डिड, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा ये मैं फर्स्ट पॉइंट को रब करता हूँ। अभी हम लोग अचीवमेंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो मेंडलीव ने कहा कि एल्युमिनियम के बाद एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जो अभी डिस्कवर नहीं है लेकिन फ्यूचर में डिस्कवर होगा, ठीक है। उस एलिमेंट को मेंडलीव ने नाम दिया, ठीक, कि उसको मैं अभी फ़िलहाल नाम दे रहा हूँ एका एल्युमिनियम, ठीक। आप लोग कोशिश करोगे तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा, ठीक। एका एल्युमिनियम, एका एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है आफ्टर एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के जस्ट बाद एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जो अभी फ़िलहाल डिस्कवर नहीं है, लेकिन अभी मैं उसको नाम दे रहा हूँ एका एल्युमिनियम, जो अभी अनडिस्कवर्ड है। आप कोशिश करिए उसको डिस्कवर करने की, ठीक है। ऐसे ही सिलिकॉन के बाद, जस्ट आफ्टर सिलिकॉन, उन्होंने कहा एक एलिमेंट ऐसा है जो अभी अनडिस्कवर्ड है, फिलहाल अनडिस्कवर्ड है, आप उसको डिस्कवर करने की कोशिश करिए। और फिलहाल मैं उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को नाम दे रहा हूँ एका सिलिकॉन, ठीक। एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। अब यही जो एका एल्युमिनियम है, ठीक है, और मेंडलीव की बात बिल्कुल सही साबित हुई। उन्होंने बोला मैं अपने पीरियोडिक टेबल में इनके लिए गैप भी छोड़ रहा हूँ,
ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और जब डिस्कवर हो आप इन्हें मेरे पीरियोडिक टेबल में रख देना, और जब आप इनको रखोगे तो इनको रखने से जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर वो गैप नहीं छोड़ते तो फिर बात ये आती ना कि अब इनको कहाँ पे प्लेस करें, इन एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस करें। मेंडलीव ने तो कोई पीरियोडिक टेबल में इनके लिए जगह छोड़ी नहीं, तो जब मेंडलीव ने ऑलरेडी जगह छोड़ दी है तो ये दिक्कत नहीं है कि आप इनको कहाँ प्लेस करो, है ना। जो भी इनके लिए खाली जगह थी, ब्लैंक था, उसको आप फिल कर दो। अब बात आती है कि जब एका एल्युमिनियम डिस्कवर हुआ तो यही एका एल्युमिनियम, है ना, आगे चल के क्या नाम हुआ इसका, गैलियम। एका एल्युमिनियम को ही आगे चल के बोला गया गैलियम, और एका सिलिकॉन को आगे चल के बोला गया जर्मेनियम। ठीक है, एका सिलिकॉन ही आगे चल के जर्मेनियम के नाम से जाना गया। ठीक है, तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ा। ठीक है, और जब गैप छोड़ा तो जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए और उनका नाम दिया कि भाई जब डिस्कवर हो, फिलहाल मैं इनको नाम दे रहा हूँ एका एल्युमिनियम। एका एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है आफ्टर एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के बाद आएगा और उसका, है ना, जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है, व्हेन दिस वाज डिस्कवर्ड इट वाज नोन एज गैलियम। ऐसे सिलिकॉन के बाद, जिसको एका सिलिकॉन बोला गया, जब वो डिस्कवर हुआ तो उसको नाम दिया गया जर्मेनियम। तो इन एलिमेंट्स के लिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी जगह प्लेस करी हुई थी। ठीक, अब थोड़ा इसको एक एनालॉजी की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, कि मेंडलीव ने अगर ये जगह नहीं छोड़ी होती तो क्या प्रॉब्लम आती। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब हम आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे या जब भी आप अपने स्कूल में भी, है ना, फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए जाते हो, तो आपने देखा एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, हर बच्चे की पोजीशन उसके रोल नंबर वाइज ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि अगर क्लास में 20 बच्चे बैठेंगे तो वो रोल नंबर वाइज बैठेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से कहीं भी जाके नहीं बैठ सकते। ठीक है, अब टीचर क्या करता है, क्योंकि और डेस्क्स जो चेयर्स होती हैं वो भी, अगर एक रूम में 20 बच्चे बैठने हैं तो वहाँ पे सिर्फ 20 चेयर्स ही रखी जाती हैं। ठीक, अब जो इन्विजिलेटर होता है वो क्या करता है, आपको रोल नंबर वाइज बिठाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, रोल नंबर 1 पहले बैठेगा, फिर रोल नंबर 2 बैठेगा, है ना, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, इस तरीके से बिठाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि जब टीचर ने बच्चों को रोल नंबर वाइज बिठाना शुरू किया, मान लीजिए रोल नंबर 1 2 3 4 बिठाया, अब क्या हुआ, उसने 5 बिठाया, 5 6 रोल नंबर कॉल किया टीचर ने, तो टीचर ने देखा यार यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं है ना, 5 6 रोल नंबर पे कोई नहीं आया। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, टीचर 5 6 रोल नंबर की चेयर्स को छोड़ देता है, बोलता है यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, ये 5 और 6 रोल नंबर के लिए चेयर है। अब जो रोल नंबर 7 है वो अगले रो से बैठना शुरू करेगा। मतलब टीचर क्या करता है, जो बच्चे फिलहाल उस समय पे अब प्रेजेंट नहीं होते उनके लिए उनकी सीट छोड़ देते हैं, है ना। क्यों छोड़ देते हैं, है ना, अब इसको छोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ, है ना। मान लीजिए एग्जामिनेशन शुरू हुआ और कोई बच्चा किसी कारण से 5 या 10 मिनट लेट आ गया। ठीक है, अब अगर टीचर ने अगर बच्चों की उनके लिए जगह नहीं छोड़ी होती तो क्या होता कि जब वो बच्चा आता, ठीक है, तो टीचर को उसको बिठाने के लिए क्या करना पड़ता, पूरा अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करना पड़ता, फिर बच्चों को उठाना पड़ता, फिर उन्हें बिठाना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे एक आपके पास एक वो है कि बच्चों को रोल नंबर वाइज ही बिठाना है। तो क्या किया जाता है, आपने बोर्ड एग्जाम में देखा होगा कि जो उनके लिए जगह होती है, जो एब्सेंट होता है उनके लिए जगह छोड़ दी जाती है। ठीक है, ताकि जब वो आएँ तो वो बिना सिटिंग अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, है ना, वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं। तो कुछ ऐसा ही जगह छोड़ने का काम किसने किया, मेंडलीव ने किया, कि मैं अभी से जगह छोड़ रहा हूँ, जब ये डिस्कवर होंगे तो आप इनको इनकी जगह पे रख देना, प्लेस कर देना, ताकि बाकी अरेंजमेंट का बाकी एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मेंडलीव को कैसे पता चल गया, वो इतने बड़े बाबा कैसे बन गए, है ना, कि एलिमेंट डिस्कवर होंगे, ये उन्हें कैसे आइडिया लगा होगा। तो आप खुद भी समझ सकते हो, कॉमन सेंस है कि जब आप, जैसे अगर कोई टीचर सीटिंग अरेंजमेंट कर रहा है तो उसको खुद ही समझ में आ जाता है। जैसे वो बच्चों को रोल नंबर वाइज बिठाना शुरू किया, रोल नंबर 1 बिठाया, 2 बिठाया, 3 बिठाया, 4 बिठाया, 4 के बाद वो 5 और 6 बोलता है तो कोई नहीं आता। ठीक है, फिर सीधे रोल नंबर 7 आता है, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी सीट बता दीजिए। तो 4 के बाद अगर सीधे 7 आ रहा है, मतलब एक बड़ा गैप मिल रहा है, 4 के बाद सीधे 7 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली गैप क्या होना चाहिए, रोल नंबर में 1 का गैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 4 के बाद सीधे 7 आया, जबकि 4 के बाद 5 और 6 भी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। तो अगर 4 के बाद सीधे 7 रोल नंबर का बच्चा आ रहा है, इसका मतलब 2 बच्चे बीच के मिसिंग है। तो कुछ ऐसा ही मेंडलीव को भी लगा, है ना। जब मेंडलीव क्लासिफिकेशन कर रहे थे, चूँकि आपको पता है मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन है उसमें एलिमेंट्स, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखे हुए हैं। ठीक है, तो जनरली उन्होंने देखा कि एटॉमिक मासेस में मान लो
इन जनरल 3 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब अगर किसी का एटॉमिक मास 4 है, 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 12 आ रहा है, तो कई जगह उनको देखने को मिला होगा भाई 12 के बाद सीधे 16 ना आकर 20 आ रहा है, या 20 के बाद 24 ना करके 28 आ रहा है। तो जहाँ जहाँ उन्हें एटॉमिक मासेस में लार्ज डिफरेंस देखने को मिला, वहाँ वहाँ उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि अभी फ़िलहाल कोई एलिमेंट ऐसा है जो डिस्कवर होना बाकी है, वो डिस्कवर होगा, है ना, उन्हें ये भी बिलीव था। तो जब वो डिस्कवर होगा तो उन्हें आप मेरे पीरियोडिक टेबल में एकोमोडेट कर देना बिना मेरे पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। तो ये हुआ एक बहुत बड़ा एडवांटेज था इनके पीरियोडिक टेबल का कि इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ के रखा। ये तो बात हुई। अब आते हैं तीसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है, ठीक। तीसरा एडवांटेज ये है बच्चे कि मेंडलीव नॉट ओनली लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल, ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, है ना। अब तो ये पूरे पूरे बाबा साबित हो रहे हैं, है ना, कि इन्होंने ये बोला, भविष्यवाणी कर दी कि एलिमेंट डिस्कवर होगा, और सिर्फ होगा नहीं, जब वो एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैं बताता हूँ आपको, वो इन प्रॉपर्टीज़ को लेकर के डिस्कवर होगा। तो पूरे बाबा बन गए मेंडलीव बाबा, है ना। मैं उनकी बताता हूँ उनका एटॉमिक मास क्या होगा जब वो डिस्कवर होगा, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, है ना, कि जब वो डिस्कवर होगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा तो उसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, जब वो क्लोराइड बनाएगा तो उसकी क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, मैं अभी से आपको बता दिए देता हूँ। जब वो डिस्कवर होगा तो आप चेक कर लेना, है ना। तो व्हाट ही डिड, है ना, ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड, ऑल्सो नॉट ओनली प्रिडिक्टेड, करेक्टली प्रिडिक्टेड लिखना पड़ेगा, ही ऑल्सो करेक्टली predicted the properties of, he also correctly predicted को अंडरलाइन करिएगा, the properties of these undiscovered elements, है ना। फॉर एग्जाम्पल, है ना, हमने बात करी थी एका एल्युमिनियम की, है ना, आपकी एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 5.5, है ना। तो वहाँ पे आपको एक पूरा कंपैरिजन भी दिया हुआ है, इधर पे प्रॉपर्टी दी गई है, इधर पे बोला गया है एका एल्युमिनियम ही आगे चल के क्या बना, है ना, जब वो डिस्कवर हुआ तो वही क्या कहलाया, बाहुबली नहीं, एका एल्युमिनियम जब डिस्कवर हुआ तो वो क्या कहलाया, गैलियम, एल्युमिनियम का भाई गैलियम, ठीक है। तो भाई है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी तो एक जैसी रखेगा ही, है ना, एल्युमिनियम से काफ़ी जो मिलती जुलती प्रॉपर्टी रखेगा। तो अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें, एटॉमिक मास, ठीक, मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया कि एका एल्युमिनियम, जिसको आगे चल के गैलियम नाम दिया गया, तो जब एका एल्युमिनियम डिस्कवर होगा तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा, मेंडलीव ने क्या बताया, 68, ठीक है। जब वो रियल में डिस्कवर हुआ तो उसका क्या आया, एटॉमिक मास 69.7, है ना। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, आप भी देखिए एनसीईआरटी बुक से, बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी तरीके से लेक्चर पे डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है ना। किताबों को जिनको हम बिल्कुल बेकार समझते हैं वो बेकार नहीं है, काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार की गई हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ ऑक्साइड का फार्मूला। मेंडलीव ने कहा कि जो एका एल्युमिनियम है जो भी अनडिस्कवर्ड है फिलहाल, जब वो ऑक्साइड बनाएगा तो उसकी ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, E2O3 टाइप। और आप देखिए ज़रा चमत्कार देखिए मेंडलीव बाबा का, कि जब, है ना, एका एल्युमिनियम जो आगे चल के गैलियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जब उसने ऑक्साइड बनाई तो उसकी ऑक्साइड का फार्मूला देखिए बिल्कुल वैसा ही है जो मेंडलीव बाबा ने भविष्यवाणी करी थी। तो बिल्कुल सही भविष्यवाणी करी थी, है ना, एका एल्युमिनियम को लेके। फार्मूला ऑफ क्लोराइड, है ना, फार्मूला ऑफ क्लोराइड, ठीक, फार्मूला ऑफ क्लोराइड, ठीक। अब क्लोराइड का फार्मूला उन्होंने क्या कहा कि भाई, है ना, जब ये जो एका एल्युमिनियम है जब ये क्लोराइड बनाएगा तो उसकी क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, ECl3 टाइप। और जब गैलियम, है ना, एका एल्युमिनियम जब डिस्कवर हुआ आगे चल के तो देखा गया कि उसकी क्लोराइड का फार्मूला GaCl3 टाइप है ना। तो ये है प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज, आप यहाँ पे देखिए ये है प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज
और ये हैं रियल प्रॉपर्टीज़। रियल प्रॉपर्टीज़ तो आप देख सकते होगे बहुत आसानी से कि प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज़ और रियल प्रॉपर्टीज़ में कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसका मतलब है ना, मेंडलीव का जो प्रेडिक्शन था वो बहुत हद तक सही था। मेंडलीव का प्रेडिक्शन बहुत हद तक सही था। जो प्रेडिक्शन मेंडलीव ने किया है ना, जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ वही निकली जो मेंडलीव बाबा ने बताया था। ठीक है, तो बच्चों मैं चाह तो रहा था कि डिसएडवांटेज भी इसी वीडियो में डिस्कस कर दूं, लेकिन अगर वो करूंगा क्योंकि समझा के मैं बता रहा हूं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और बच्चे कहते हैं कि सर ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाया करिए, है ना। लोगों का ये माइंडसेट है कि आजकल सब चटनी चाटना चाहते हैं, है ना, बस चटनी चटा दो, चूरन चटा दो, है ना, बस ट्रिक बता दो कम से कम समय में। तो बेटा पढ़ाई, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई ऐसे नहीं होती है ना, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, जब आप परमानेंट लर्निंग करना चाहोगे तो इट टेक्स टाइम। ठीक, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम लोग अगली वीडियो में डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पार्ट 3 बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ पे हम इनके नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो फिर वही बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो, आप लाइक करिए वीडियो को। और अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, जब भी मुझे टाइम होगा मैं रिप्लाई करूँगा। किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ अच्छे शब्द लिखना चाहते हो तो वो भी लिखिए, डेफिनेटली इट इज़ द बेस्ट मोटिवेशन फॉर द टीचर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।